हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी, और अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। रिलेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेटवे क्लासेस ऐप पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूं और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दिए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इंपॉर्टेंट थ्योरम सॉल्व करेंगे जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, जिसको आज हम कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है और बहुत आसान है। बस एक बार समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन में स्टेप सेम होते हैं। देखिए, तो एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। तो देखिए, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाती है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर क्या लिखा है स्टेटमेंट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मान लो एक हमारे पास सेट है ए और ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है। एंड आर बी ए रिलेशन, और आर एक रिलेशन है जो कि इसी सेट के ऊपर डिफाइन है। तो सीधी सी बात है, ये जो आर रिलेशन है ये सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, क्योंकि रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। अब ये रिलेशन केवल ए पे डिफाइन है तो हम ए का ही क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ। चलिए, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम आर को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझें कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। देखिए, रिफ्लेक्सिव का सिंपल सा यहां पर अगर मतलब आप समझे, देखो मान लो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होती है, क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करने के लिए। ध्यान दीजिए, देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होती है अगर उसके अंदर सभी डबलेट प्रेजेंट हो। डबलेट का मतलब जैसे हमारे पास जो सेट ए है, अगर इस सेट ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है तो रिलेशन के अंदर इन तीनों के डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि रिलेशन के अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। तो इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ए, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देखिए, ए रिलेशन के अंदर क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब आप अगर इतना प्रूव कर दे कि ए रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपकी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज, देखो ए रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब जो ए है वो ए के साथ क्या है, रिलेटेड है। ए के साथ क्या है, ए रिलेटेड है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ये एक ही बात को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। ए अगर रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब ए के साथ क्या है, रिलेटेड है। आगे देखो, सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक अगर आपको प्रूव करनी है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बी ए को भी रिलेशन को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। फॉर ऑल
फोर, देखिए फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो सीधी सी बात है, जब रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है तो यहां पर जितने भी नंबर आएंगे वो सब सेट ए के अंदर ही होंगे। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज, देखिए इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आ रहा है तो ए बी के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा, और अगर ए बी के साथ रिलेटेड होगा तो बी को भी ए के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखो कितना आसान है, मतलब आपको किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए केवल ये प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन में कुछ तो कंडीशन दी होगी, उसी कंडीशन की हेल्प से आप इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आपको किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी को भी रिलेशन को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो अगर ये आप प्रूव कर देते हैं तो आपकी रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसी बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, दैट इज, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, ए क्या है, बी के साथ रिलेटेड है एंड बी रिलेटेड है सी के साथ, तो इसका मतलब ये है ए को भी रिलेटेड होना पड़ेगा सी के साथ, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव कहलाएगी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर आप देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन हो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड, आपको यही तीन बातें प्रूव करनी होती है ना, यही तीन चीजें क्या होती हैं, प्रूव करनी होती है, बाकी माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ और नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको थ्योरम भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर आज हम तीन थ्योरम या तीन क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो ये हमारे पास पहली थ्योरम है, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब, अब ये थ्योरम है तो हम थ्योरम की तरह प्रूव करते हैं। तो देखो थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है ना भाई। थ्योरम को प्रूव करना है तो सबसे पहले ये लिखो कि थ्योरम में गिवन क्या है। तो यहां पर आपको गिवन है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए तो यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है ना, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है रिफ्लेक्सिव भी होगी, है ना, और आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी होगी, और तीसरा आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी होगी। ये हमें गिवन है। सिंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। अब ये तो हमें गिवन था ना, अब हमें देखो प्रूव क्या करना है ना। टू प्रूव, जरा ध्यान दीजिए, हमें प्रूव क्या करना है। देखो हमें यहां पर प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर हम प्रूव करेंगे कि जो आर इनवर्स है इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर इनवर्स का क्या मतलब होता है ना। हम आर इनवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो पहले थोड़ा सा आर इनवर्स का मतलब मैं आपको बता दूं। देखिए मान लो आपके पास एक रिलेशन है आर, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 2 3 एंड 3 4, ये इसके अंदर एलिमेंट है। अब मुझे अगर इसका इनवर्स निकालना हो, इस रिलेशन का इनवर्स, तो इस रिलेशन के इनवर्स में क्या क्या आएगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे इनको रिवर्स कर देना है। देखिए 1,2 का 2,1 हो जाएगा, 2,3 का 3,2 हो जाएगा, और इसका 4,3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इनवर्स। यानी कि इनवर्स में ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं।
तो प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया ना। अब हम करते हैं प्रूफ। देखिए अब इस थ्योरम का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करेंगे थ्योरम। तो गिवन हमें पता चल गया, प्रूफ क्या करना है ये हमें पता चल गया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि आर इनवर्स जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा आर इनवर्स को, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। किसी भी रिलेशन को अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। सेम स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट ले लें फॉर एनी, अब यहां पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं। क्या एलिमेंट ले लें, एक्स ले लेते हैं। चलिए फॉर एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। मान लेते हैं सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स। एक्स क्या वेरिएबल है, यानी कि एक्स का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट आ गए ए के अंदर। अब जरा ध्यान देना, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्योंकि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हुआ एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग, आर को बिलोंग करेगा। देखिए आर इनवर्स को नहीं, आर को बिलोंग करेगा। एक्स कॉमा एक्स आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसके आगे लिख देंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव। भाई हमें दे रखा है कि आर कैसी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसके अंदर एक्स कॉमा एक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई। गिवन था, इस बार प्रूफ नहीं करा हमने, यहाँ गिवन था। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं गिवन। अब जरा यहां पर आगे देखो, दिस इंप्लाइज। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो। अब मुझे यहां पर आप सोचिए कि जब x कॉमा एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये x कॉमा एक्स आर इनवर्स में भी बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों, क्योंकि आप इसका ऑर्डर को चेंज करिए। अब यहां भी x है, यहां भी x है, ऑर्डर को चेंज करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, तो आएगा तो फिर से x कॉमा एक्स ही ना। तो इसका मतलब अगर x कॉमा एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो x कॉमा एक्स 100% आर इनवर्स को भी बिलोंग करेगा। और अगर x कॉमा एक्स ने आर इनवर्स को बिलोंग कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो रिलेटेड है x के साथ। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसको बिलोंग करेगा तो हम यहां कह सकते हैं सो आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आर इनवर्स जो है वो कैसी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब प्रूफ करते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। सेकेंड ना, सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ध्यान से देखेंगे जरा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। आपको मालूम है जब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हम यहां पर दो एलिमेंट अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट देखिए लाइन फिक्स है। हमने मान लिया x कॉमा वाई ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, सच दैट। अब देखो ये अगर x वाई ए के सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा वाई भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, x कॉमा वाई भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। और दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, अगर x कॉमा वाई बिलोंग करेगा तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि जो r रिलेशन है, सिंस r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक है, ये गिवन है। तो अगर r सिमेट्रिक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, सिंस r इज सिमेट्रिक। देखो आपको दे रखा है कि r कैसी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर r सिमेट्रिक रिलेशन है तो सीधी सी बात है r के अंदर अगर एक्स वाई एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इसके अंदर वाई एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये हमें दिया गया है। अब इसी बात को जरा ध्यान से समझिए आगे ना। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है। अब आगे देखो जरा। अब अगर मैं यहां से, अगर आप ध्यान से देखें, अगर x कॉमा वाई रिलेशन r के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आपको नहीं लगता y कॉमा एक्स जो है वो r इनवर्स को 100% बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि अगर
आर के, अगर 1 to R के अंदर है तो 2 1 100% R इनवर्स के अंदर होगा। तो अगर x, y R को बिलोंग कर रहा है तो y, x R इनवर्स को बिलोंग करेगा, R इनवर्स को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो अगर y, x R को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसका रिवर्स कर दो, तो x, y किसको बिलोंग करेगा, R इनवर्स को बिलोंग करेगा। अब इसी बात को मैं इस स्टेटमेंट को पहले और इसको बाद में लिख देता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y जो है वो R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट y, x भी R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। अब एक बात बताओ, x, y भी R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है और y, x भी बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर a भी एग्जिस्ट कर रहा है तो b भी एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स के अंदर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सो R इज सिमेट्रिक, सॉरी R इनवर्स इज सिमेट्रिक। R इनवर्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो R इनवर्स जो है वो सिमेट्रिक है। अब प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले तो आपको 3 एलिमेंट सेट ए के अंदर लेने होंगे। तो लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। देखो ये सारी लाइनें फिक्स हैं, सच दैट x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। This implies that x, z भी R को बिलोंग करेगा। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ये रिलेशन हमें R की बात कर रहा हूं मैं, R इनवर्स की नहीं। R क्योंकि पहले से आपको गिवन है कि ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब अगर x, y R के अंदर आ रहा है, y, z भी R के अंदर आ रहा है, तो 100% x, z भी R के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले से ही गिवन है कि जो R रिलेशन है, सिंस R इज ट्रांजिटिव, पहले से आपको दिया गया है कि R कैसे रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, देखो अगर x, y R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसको उल्टा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि y, x R इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा, एंड अगर y, z R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब z, y इसके इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर x, z R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब z, x R इनवर्स के अंदर बिलोंग करेगा। अब इसी चीज को जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इस वाले ब्रैकेट को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में एंड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z, y belongs to R inverse and y, x belongs to R inverse. This implies that z, x belongs to R inverse. अब जरा ध्यान से देखो, x, z, y बिलोंग कर रहा है R इनवर्स को, y, x देखो z, y, x बिलोंग कर रहा है R इनवर्स को, तो z, x भी बिलोंग करना चाहिए और वो की बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो R इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो R इनवर्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गई। R इनवर्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां से फाइनली हम ये कह सकते हैं, हेंस R इनवर्स is also an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को ध्यान से एक बार अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सभी में स्टेटमेंट लगभग सेम रहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट थ्योरम। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, थ्योरम फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं थ्योरम 2 पर।
इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो यहाँ पर R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब R1 और R2 दोनों की दोनों सिमेट्रिक भी होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगी और ट्रांजिटिव भी होंगी। हमें प्रूव यह करना है कि इन दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, तो पहले तो मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 एंड R2, देखो ध्यान से देखो, R1 एंड R2 जो हमारे पास R1 एंड R2 है दोनों क्या है? रिफ्लेक्सिव होंगे। पहली बात, R1 एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव, दोनों की दोनों रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरा पॉइंट जो आप देखिए, R1 R2 रिफ्लेक्सिव ही है, R1 एंड R2 इज सिमेट्रिक, और दोनों की दोनों रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। थर्ड पॉइंट, R1 एंड R2 इज ट्रांजिटिव। देखो ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यहां पर इसकी जगह पर R कर लो। R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई? तो तीनों ही रिलेशन, दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसा हमें गिवन है ना। अब बात करते हैं कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, तो देखो यहां पर हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें यहां पर यह प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये भी क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव ना प्रूफ। तो सबसे पहले मैं यहां पर प्रूव करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव। देखो भाई, R1 और R2 रिफ्लेक्सिव है, ऐसा तो हमें गिवन है पहले से ही, ये तो हमें पहले से ही गिवन है। तो यहां पर क्या करो, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लो, फॉर एनी x बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है x। अब जरा ध्यान देना, अगर x सेट ए के अंदर है तो जो R1 रिलेशन होगी और R2 रिलेशन होगी, है ना, उन दोनों ही रिलेशन के अंदर x, x प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, तो दोनों के अंदर x का डबलेट होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि x, x बिलोंग करेगा R1 को। किसको बिलोंग करेगा? x, x R1 को बिलोंग करेगा, है ना। क्यों बिलोंग करेगा, इस बात को भी समझिए। x, x R1 को इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। देखो अब क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है और R2 भी इसी सेट पे डिफाइन है, तो इसका मतलब R2 के अंदर भी x, x जरूर होगा। ये सीधी सी बात है, उसके अंदर भी होगा ना, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्सिव है और दोनों रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन है, ए के ऊपर। तो सिंस R2 इज रिफ्लेक्सिव, R2 भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनो, अगर x, x R1 के अंदर भी है और x, x R2 के अंदर भी है, तो एक बात बताइए, क्या ये x, x R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर नहीं आएगा क्या? देखो R1 और R2 एक्चुअल में है क्या? सेट ही तो है, रिलेशन इज ऑल्सो ए सेट। और अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो।
यानी कि कॉमन। तो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर वो एलिमेंट आएगा या वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो दोनों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो। तो देखो ये x, x इसमें भी प्रेजेंट है, x, x इसमें भी प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x, x R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा फॉर ऑल x। देखिए अब यहां पर आप फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया x किसको बिलोंग कर रहा है, A सेट को बिलोंग कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई। तो x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, तो हमारा x, x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारी जो रिलेशन है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गई। तो बहुत ही आसानी के साथ मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखो इससे पहले जो मैंने प्रूव किया था, जैसे यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, तो x, x बिलोंग कर रहा है R इनवर्स को, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। वैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ना, तो इसलिए यहां पर नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बार लिखना जरूर है। जैसे यहां पर है, तो यहां पर एक्स वाई मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, अब देखते हैं सिमेट्रिक। अब हम यहां पर प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है, सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले तो हम यहां पर दो एलिमेंट सेट के अंदर मान लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट A सच दैट, है ना, x, y जो है वो सेट A के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, देखो जो x, y है, x, y है, ये अगर R1 को बिलोंग कर रहा है, तो x, y अगर R1 को बिलोंग कर रहा है तो 100% y, x भी R1 को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। सिंस R इज सिमेट्रिक, R कैसी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 100% इसको बिलोंग करेगा। चलिए अब जरा दूसरा पॉइंट देखो, ये जो x, y है, अगर ये R2 को बिलोंग करता है तो R2 को भी y, x बिलोंग करेगा 100%। क्यों, क्योंकि ये भी तो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये भी सिमेट्रिक है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो ये R2 क्या है, R2 है, तो ये भी बिलोंग करेगा। अगेन इसका रीजन भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि R2 भी क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहां क्या लिखा है, x, y R1 में भी प्रेजेंट है, x, y R2 में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर है, कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब x, y R1 इंटरसेक्शन R2 में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है, दिस इंप्लाइज, अब आगे देखो y, x भी दोनों में प्रेजेंट है, इसका मतलब y, x भी दोनों में ही प्रेजेंट होगा, R1 और R2। तो एक बात बताइए, देखो इंटरसेक्शन के अंदर अगर xy है तो yx भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट A। तो इसके आगे नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, दोनों की दोनों रिलेशन कैसी हैं, सिमेट्रिक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड, अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव देखो जरा ध्यान से, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे। अब हम यहां पर ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट को मान लेंगे, लेट x, y, z belongs to set A such that जरा ध्यान से देखो, जो x, y है, चलिए उधर ही लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां लिख लें। देख
देखो सच दैट ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1 है ना, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 सॉरी R, हाँ अगर x कॉमा वाई R1 को बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा जेड भी R1 को बिलोंग करेगा, और दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड भी R1 को बिलोंग करेगा। देखिए ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों है। देखो अगर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो R1 है वो ट्रांजिटिव है, तो अगर R1 ट्रांजिटिव है तो इसके अंदर XY भी होगा, YZ है, अगर इसके अंदर XY है और YZ है तो 100% XZ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो सिमिलर, आप चाहें तो यहां पर रीजन एक साथ लिख देंगे। अब देखो अगर x कॉमा वाई R2 में प्रेजेंट है और y कॉमा जेड भी R2 में प्रेजेंट है, तो यहां पर भी 100% x कॉमा जेड R2 में प्रेजेंट होगा। और देखिए दोनों का रीजन मैं एक साथ लिख देता हूं। ऐसा क्यों है? सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, दोनों की दोनों रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो अगर दोनों की दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव हैं तो देखो सीधी सी बात है, अगर XY R1 में और YZ भी R1 में तो 100% XZ भी होगा, है ना। यहां पर देखो अगर XY R2 में है और YZ R2 में है तो XZ भी 100% R2 में होगा। अब इसी चीज को देखो यहां पर अब कैसे करेंगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए x कॉमा वाई R1 में भी है R2 में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ x कॉमा वाई 100% बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक। एंड अब आगे देखो, जो y कॉमा जेड है वो दोनों में है, तो इसका मतलब y कॉमा जेड इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये जो x कॉमा जेड है ये भी दोनों में है, इसका मतलब x कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा दोनों के ही इंटरसेक्शन को। अब एक बात ध्यान से समझो, एक्स वाई भी इनके इंटरसेक्शन में है, वाई जेड भी इनके इंटरसेक्शन में है और एक्स जेड भी इनके इंटरसेक्शन में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। कैसे रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और फाइनली हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 is also an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही है। तो देखो बहुत सिंपल है प्रूव करना, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूव करते हैं आप जानते हैं, सिमेट्रिक को कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव को कैसे करते हैं। तो यहां पर ये थ्योरम भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 3। इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, अगेन दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है सेट ए पे, देन प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका जो यूनियन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है लेकिन जनरली नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस हो। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जरा ध्यान से समझिए, अगर आपको कभी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप उसको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, फिर सिमेट्रिक प्रूव करते हैं और उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं, और तब आप कहते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, तो आप तीनों में से कोई एक प्रूव कर दीजिए। चाहे तो ये प्रूव कर दीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, चाहे आप ये प्रूव कर दीजिए कि वो सिमेट्रिक नहीं है, और चाहे आप ये प्रूव कर दीजिए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, मतलब आपको तीनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक को प्रूव कर सकते हैं बस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी, अगर आपको ये प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है
तो आप देखिए उसको जनरली एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे। देखिए अगर इक्विवेलेंस है ये प्रूव करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस नहीं है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर ये प्रूव करना हो कि इक्विवेलेंस नहीं है तो आप वहां पर क्या करो, कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, है ना। जैसे इसमें ये थ्योरम है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया तो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसको प्रूव करना होगा कि प्रूव करिए कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, तो उस क्वेश्चन के अंदर अपने आप ही एग्जाम्पल होगा, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर डेटा आपको दिया होगा, उस डेटा में से आप कोई भी एक डेटा को बता दीजिए कि ये डेटा या तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक बात बता दीजिए बस, तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या है, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पे। हमें ये प्रूव करना है कि R1 और R2 जो है वो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो, मतलब हमें ये प्रूव कर रहा है कि इक्विवेलेंस नहीं। तो इसके लिए क्या करा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। अब देखो अगर आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है तो आपको एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि ऐसा एग्जाम्पल लें, है ना, जिसमें जो आपकी रिलेशन दे रखी हो वो इक्विवेलेंस हो। देखो यहां पर मैंने क्या करा, पहले एक सेट ले लिया A 1 2 3, एकदम सिंपल एलिमेंट लिए 1 2 3, है ना। लेने के लिए आप बड़ा सेट भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा सेट लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिंपल लेना है। 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लिए और यहां पर मैंने दो इक्विवेलेंस रिलेशन ले ली R1 एंड R2। ये हमारी R1 और ये है हमारी R2। R1 के अंदर देखो क्या है, 1 1 2 2 3 3। देखो देखते ही पता चल रहा है कि तीनों एलिमेंट, देखिए 1 का भी डबलेट है, 2 का भी डबलेट है, 3 का भी डबलेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। दूसरा ये सिमेट्रिक भी है, क्यों, देखो इसमें 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। देखो क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 है और 2 1 है, यानी कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी तो है इसमें, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो देखते ही पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आपको भी ऐसा ही एग्जांपल लेना है या आप इसी को याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना। चलिए उसके बाद R2, देखो इसमें भी तीनों के डबलेट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, 2 3 है तो 3 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्यों, क्योंकि 2 3 है 3 2 है तो 2 2 भी तो है इसमें, देखो 2 2 भी है। तो ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जहां पर रिलेशन हमारी इक्विवेलेंस है दोनों की दोनों। हमें ये प्रूव करना है कि R1 यूनियन R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो ना प्रूफ। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले R1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर R1 का यूनियन R2 के साथ कर लेते हैं। R1 यूनियन R2, देखो कितना आएगा। देखो मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, आप चाहें तो पहले जो गिवन है उसको लिख लें और उसके बाद स्टार्ट करें। मैं सीधे यूनियन लिख रहा हूं, R1 यूनियन R2। देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपको मालूम है यूनियन के अंदर सेट, दोनों सेट, जिस अगर मान लो आप A और B का यूनियन कर रहे हैं तो A के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बस जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आप एक बार लिखेंगे। तो अगर इसके अंदर मैं लिखूं तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, R1 के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 2 2 2 2 और 3 3 1 2 एंड 2 1। अच्छा अब इधर देखो R2 के भी सारे आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है उनको दोबारा मत लिखना, 1 1 2 2 3 3 पहले ही आ चुके हैं, 2 3 और 3 2 लिखेंगे, 2 3 और 3 2 ये आ गए। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, आओ चेक करते हैं। देखो इसके अंदर देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डबलेट है उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जहां तक डबलेट है वहां तक वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसके आगे चेक करो, देखो इसके अंदर 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है। देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 2 है, 2 1 भी है, ठीक है, 2 1 है तो 1 2 भी है, ठीक है, 2 3 है तो 3 2 भी है, ये भी ठीक है ना। 3 2 यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है,
इसका मतलब ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि है या नहीं। देखो इसमें 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,1 है और 1,2 है, 2,2 भी है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां चलते हैं। 2,3 है, 3,2 है, तो 2,2 भी है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो प्रॉब्लम कहां आएगी। 3,2, एक मिनट, यहां पर 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी है। मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए ना, 2 3 3 2, ठीक है, 1 2 2 1। देखो एक बार चेक करते हैं ध्यान से, देखिए 1,2 है और 2,1 है, तो 1,1 भी है। आगे चलो, यहां से तो ठीक है, यहां पर देखो 2,1 है, तो यहां पर 1,2 है, तो 2,2 भी है, ठीक। अब उसके बाद देखो ये 2,1 है और यहाँ 1,1 है, 2,1 है, ये भी ठीक है। अब ये 2,3 है, 3,2 है, 2,2 भी है, यहां पर भी ठीक है। और हाँ यहां देखिए 2,3, अब यहां पर आ जाओ 2,3 और 3,2, तो 2,2 भी है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,2, अब यहां पर देखो जरा 3,2 और 2,1 भी है, 3,2 और 2,1 भी है, इन दोनों को देखो जरा यहां से, 3,2 है, ये रहा 3,2 और 2,1 ये रहा। तो आप जरा ध्यान से देखो 3,2 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। देखो 3,2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, R1 यूनियन R2 को बिलोंग कर रहा है। और एंड 2,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, R1 यूनियन R2 को। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो अब A और C तो ये हो गया ना, 3,1 क्या इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? इसमें 3,1 नहीं है। तो आप यहां पर देखो क्या लिखेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए यहां पर आप लिखेंगे सिंस देखो 3,2 बिलोंग्स R1 यूनियन R2, 3,2 इसको बिलोंग कर रहा है। एंड 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, देखो जरा 2,1 भी R1 यूनियन R2 को बिलोंग कर रहा है। बट अब यहां पर देखो, बट 3,1 देखो 3,2 बिलोंग कर रहा है, 2,1 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2। और बस यहीं पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो R1 यूनियन R2 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। बस आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेनी है, फिर उनका यूनियन कर देना है, और उसमें से कोई भी आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो किसी एक, या तो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई ना करे, देखो रिफ्लेक्सिव को तो 100% सेटिस्फाई होगा, है ना, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में जाके जो है प्रॉब्लम आएगी, या तो वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, या वो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, या हो सकता है ना सिमेट्रिक को शो करे ना ट्रांजिटिव को शो करे। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां पर हमारा जो इक्विवेलेंस का बचा हुआ पार्ट था, इक्विवेलेंस के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए कंपोजिशन ऑफ रिलेशन और कंपोजिट रिलेशन, है ना। अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से। दोनों का मतलब एक ही है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कह सकते हैं या कंपोजिट रिलेशन कह सकते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिलेशन का हमें क्या करना होगा, कंपोजिशन करना होगा, मतलब उनको कंबाइन करना है हमें, है ना। तो देखो क्या तरीका, आप यहां पर जरा ध्यान से समझिए कंपोजिशन का मेथड क्या है। लेट ए बी सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो यहाँ 3 नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किए गए हैं, ए बी और सी। अब यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले एक रिलेशन लिया आर। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है जो कहां से कहां तक है, ए से बी में डिफाइन है। ए और बी दोनों क्या है, सेट है। आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना।
जिस सेट में आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। अगर आप रिलेशन को एक ही सेट में डिफाइन करते हैं तो फिर सबसेट हो जाता है ए क्रॉस ए, और अगर दो सेट में डिफाइन कर रहे हैं ए में और बी में तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए, तो जो रिलेशन आर है वो ए से बी में डिफाइन है, तो ये बात कंफर्म होगी कि जो आर होगा, जो रिलेशन होगी वो सबसेट होगी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का। सिमिलरली एक दूसरी रिलेशन है एस। अब देखो, एक रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया, दूसरी को एस से। आप चाहे तो यहां पर R1 और R2 का यूज भी कर सकते हैं। तो एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। अब ये जो एस रिलेशन है ये बी से सी में डिफाइन है ना, तो यहां पर जो एस होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी का। देन द कंपोजिशन रिलेशन ऑफ आर एंड एस। अब अगर हम इस आर और एस को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, है ना, इनका कंपोजिट रिलेशन बना दे, तो उस कंपोजिट रिलेशन को लिखा जाता है SOR से। देखो यहां पर ध्यान से समझो, पहली रिलेशन हमारी ए से बी में है। किसमें है, ए से बी में। कौन सा रिलेशन, आर। दूसरी रिलेशन हमारी बी से सी में डिफाइन है जो कि एस है। अब इस रिलेशन को अगर हम सीधे ए से सी में डिफाइन कर दें तो ये आ जाएगा दोनों रिलेशन का कंपोजिशन, मतलब सीधे बी को छोड़ दिया, सी पे पहुंच गए। तो अगर हम ए से सी डिफाइन करें तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों रिलेशन का कंपोजिशन हो गया। और इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस, और बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। एक्चुअल में सर्कल है जिसको मैं यहाँ पर ओ बोल रहा हूं, ये सर्कल है। तो मैं बार बार ओ का यूज करूंगा, लेकिन याद रखना ये सर्कल है, SOR। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, यानी कि एस और आर का जो कंपोजिशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SOR से। याद रखना, अगर ए से बी आर है और बी से सी एस है तो बाद वाला जो रिलेशन है वो पहले आएगी और पहले वाली रिलेशन बाद में आएगी। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, और यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है भी। क्यों है कंफ्यूजन, क्योंकि कुछ किताबों के अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो कुछ किताबों में क्या दिया है, कुछ किताबों में इसको ROS लिखा है। अगर आपकी रिलेशन ए से बी और बी से सी है, ए से बी में आर है और बी से सी में एस है, तो उसको लिखा गया ROS, और कुछ बुक्स के अंदर लिखा गया ROS, है ना। दोनों रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है, कुछ किताबों में इसका यूज करते हैं, कुछ में उसका यूज करते हैं। और जो टीचर से पढ़ाने वाले मैक्सिमम टीचर्स को अगर आप देखोगे तो उनमें भी क्या होगा, सबका कॉमन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है ना, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई ROS से रिप्रेजेंट करेगा, कोई SOR से रिप्रेजेंट करेगा। देखिए वैसे दोनों ही सही है, किसी में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे आप इसका यूज करें चाहे आप उसका यूज करें। हाँ, लेकिन दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे, दोनों के आंसर जरूरी नहीं कि सेम हो। तो आंसर भी अलग आएंगे, तो आपको डरना नहीं है ना। आप SOR का यूज भी कर सकते हैं, ROS का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं SOR का, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका यूज ज्यादा होता है और ये ज्यादा एप्रोप्रिएट भी है। क्लियर है, बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आप ROS और SOR दोनों का यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये O नहीं है, स्मॉल सर्कल है बीच में, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बात समझ में आ गई ना। अब देखो SOR को किस तरीके से डिफाइन किया गया। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया, देखिए किस तरीके से, ध्यान देना। तो जो हमारी ये कंपोजिट रिलेशन है SOR, है ना, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगा। देखो अब ये जो SOR है, सीधी सी बात है, इसके अंदर एक एलिमेंट A का आएगा, एक एलिमेंट C का आएगा, क्योंकि B को तो हमने छोड़ दिया बीच में से। तो A, C जो होगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए, A क्रॉस C। देखो A और C का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसके अंदर एलिमेंट आएगा, यानी कि ये जो रिलेशन है SOR कंपोजिट रिलेशन, ये सबसेट होगी किसका, AC का। देखो R सबसेट है AB का, S सबसेट है BC का, और SOR सबसेट है AC का। क्लियर है, AC के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां पर वही लिखा गया कि A, C जो है वो A और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, मतलब A, C इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगी। A, C कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होगा। फॉर सम B बिलोंग्स टू सेट B। अब ये जो एलिमेंट लिया B, ये सेट B को बिलोंग कर रहा है। किस तरीके से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, अब ध्यान देना, A, B जो है
वो आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। अब इस बात को समझो, ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी एस को बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए कॉमा सी एस ओ आर को बिलोंग करेगा। यानी कि इसी बात को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, देखिए नीचे मैंने लिखा है, हेंस वी कैन से, अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी एस में है तो ए कॉमा सी एस ओ आर में होगा। जैसे ट्रांजिटिव में नहीं होता, ट्रांजिटिव में भी तो यही होता कि अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी आर में है तो ए कॉमा सी भी आर में होगा। लेकिन यहां पर तीनों अलग अलग रिलेशन है, अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी एस में है तो 100% ए कॉमा सी एस ओ आर में होगा। तो ये बात आपको समझ में यहां पर आ जानी चाहिए। तो ध्यान रखना, जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का है, जो बी एलिमेंट है वो सेट बी का है और जो सी एलिमेंट है वो सेट सी का है। इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, इसी को हम डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा डायग्राम से इसको समझना। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको तीन इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। देखिए मैं यहां पर तीन सेट ले लेता हूं, एक ये सेट है मेरा ए, एक ले लेता हूं बी, ये मेरे पास आ गया बी, ठीक, एक और ले लेता हूं सी, ये मेरे पास आ गया सी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो सेट है इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ए बी सी तीन सेट है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए और इसके अंदर स्मॉल बी और इसके अंदर स्मॉल सी, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, ए से बी में जो रिलेशन है उसको हम कह रहे हैं आर और बी से सी में जो रिलेशन डिफाइन है उसको हम कह रहे हैं एस। देखो यही तो दिया था, ए से बी में क्या है, आर है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और एस इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, देखो ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी। अब जरा ध्यान दो, ये जो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को। ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को, क्योंकि देखो ये जो रिलेशन आर है इसके अंदर ए कॉमा बी के बी टाइप के एलिमेंट क्या होंगे, आएंगे। एस के अंदर क्या है, बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा एस के अंदर। अब यहां पर अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से डायरेक्टली ए से सी जाएं, कहां जाएं, ए से सी पर अगर हम डायरेक्टली जाएं तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम ए से सी जा रहे हैं तो हमने बी को छोड़ दिया, इसका मतलब जो ए कॉमा सी होगा वो बिलोंग करेगा एस ओ आर को। बोलो बात समझ में आ गई। देखिए ए से सी में जो रिलेशन है वो कंपोजिट रिलेशन है जिसको हम एस ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ओ आर के अंदर क्या आएगा, ए सी आएगा। तो देखो यहां पर ध्यान दो, ए से बी में आर है तो आर के अंदर ए कॉमा बी आएगा, बी से सी एस है तो एस के अंदर बी कॉमा सी आएगा, और जो एस ओ आर है वो ए से लेके सी है तो इसमें क्या आएगा, ए कॉमा सी आएगा। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरा ध्यान से समझिए। इफ आर एंड एस आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर और एस जो है, देखिए इफ आर एंड एस आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी में कौन सी रिलेशन है, आर, और सी से डी में कौन सी रिलेशन है, एस, देन एस ओ आर इज नॉट डिफाइंड। देखो क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो पहली रिलेशन है वो ए से बी में है और जो दूसरी रिलेशन है वो सी से डी में है, जबकि होनी कहां चाहिए थी, बी से सी होनी चाहिए। तो यहां पर एस ओ आर डिफाइन नहीं होगा, है ना, अनलेस, कब तक डिफाइन नहीं होगा, देखो एक तरीके से डिफाइन हो सकता है। क्या तरीका है वो, अगर ये बी और सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि बी और सी सेम सेट हो जाए, तब तो ये रिलेशन डिफाइन होगा एस ओ आर का, नहीं तो ये रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, द कंपोजिशन ऑफ आर विद आर। यहां पर तो देखो हमने, अगर हम आर का कंपोजिशन आर के साथ ही कर दें, आर का कंपोजिशन आर के साथ, यहां तो हमने दो अलग अलग रिलेशन ली, आर और एस, तो अगर हमने दो अलग अलग रिलेशन ली आर और एस तो उससे बनेगा एस ओ आर कंपोजिट करके।
लेकिन अगर आप दोनों रिलेशन आर ही ले ले, यानी कि आर का कंपोजिशन आर के साथ कर दे, तो उसको कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, आर ओ आर लिखेंगे, क्योंकि एस की जगह भी आर ही आएगा, और इसको आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप आर स्क्वायर, अब ये जो आर स्क्वायर आया, अगर आप इसका कंपोजिशन आर के साथ कर दें तो आर स्क्वायर ओ आर आ जाएगा, जिसको हम आर क्यूब लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये R3 है, R4 भी लिख सकते हैं आप, R5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ R विद SOR, अगर आप R का कंपोजिशन SOR के साथ करते हैं, है ना, तो कैसे लिखेंगे? RO और फिर ब्रैकेट में SOR। तो ये हमारा कंपोजिशन है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, और बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन होते हैं, और इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक सेट दे रखा ए, एक सेट दे रखा बी, एक सेट दे रखा सी, और हमसे पूछा है यहां से SOR को कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा गया है। देखो दो मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, मैं आपको दोनों मेथड, इस क्वेश्चन में दोनों मेथड बता देता हूं, बाकी आगे हम केवल एक ही मेथड का यूज करेंगे। देखिए दो मेथड क्या है, ध्यान दीजिए। पहला मेथड ये है कि यहां पर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 सेट है ABC, तो पहले आप तीनों सेट यहां पर ले लीजिए, A B और C। देखिए तीनों सेट को मैं यहां पर ले लेता हूं, ABC को, ये मेरा हो गया सेट A, सेट A, ठीक। उसके बाद मैं ले लेता हूं सेट B, ये हो गया मेरा सेट B, और एक ले लेता हूं मैं सेट C, और ये हो गया हमारा सेट C। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, देखिए ABC तीनों सेट ले लिए मैंने, ये सेट A, ये सेट B और ये सेट C, है ना, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेट A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, इसके अंदर 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4। देखिए A के अंदर भी लिख दिया मैंने, B के अंदर भी लिख दिया, 3 4 5 1 2 3 4, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है। देखिए ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब हमारे पास रिलेशन है R, ये R रिलेशन है। अब ये R जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को देखो, 1 है 1 है 1 है 2 है 3 है, 1 2 3। इसका मतलब जो R रिलेशन है वो A से B में डिफाइन है, और जो S रिलेशन है वो B से C में डिफाइन है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, देखो पहले रिलेशन को देखो, R को, पहला एलिमेंट क्या है? 1 से 3, इसका मतलब 1 की मैपिंग 3 में हो रही है। जैसे क्लास 12th में नहीं करते थे आप मैपिंग, वैसे ही करना है ना। 1 किसके साथ मैप होगा? 3 के साथ, और 1 4 के साथ भी मैप होगा। जरा ध्यान से देखो, 1 का पेयर 4 के साथ भी बन रहा है, 1 का पेयर 5 के साथ भी बन रहा है, इसका मतलब 1 की मैपिंग 5 से भी होगी। उसके बाद 2 की मैपिंग 3 से होगी। चलिए 2 की मैपिंग 3 से कर देते हैं, इसको मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं। 2 की मैपिंग होगी 3 के साथ, ये लीजिए। उसके बाद 3 की मैपिंग होगी 3 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, देखिए 3 की मैपिंग 3 के साथ, ये लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्या है। तो ये तो हो गया हमारा पहली रिलेशन। अब दूसरी में चलते हैं। इसमें देखो, एस में क्या, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी कि 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, फिर 4 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 4 का रिलेशन 3 के साथ है, और 4 का रिलेशन 4 के साथ भी है। बात समझ में आ गई? आपको क्या चाहिए यहां से? आपको चाहिए SOR। तो देखो यहां से SOR क्या आएगा? SOR, ठीक है। देखो SOR में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए कितना आएगा यहां हमारे पास आ जाएगा। देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 1 3 से साथ मैच है। अब जरा ध्यान देना, 1 3 के साथ मैच है, और 3 किसके साथ मैच है? 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी। देखो आपको क्या करना है, बीच वाला एलिमेंट छोड़ देना है। तो जो हमारा ये 1 है, ये 3 के साथ है, किसके साथ है? 3 के, और 3 किस किसके साथ है? 1 2 3 तीनों के साथ है। इसका मतलब 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, और 1
3 भी आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? 1,1, 1,2, 1,3। आगे चलते हैं। तो 1 हमारा 3 के साथ था, अब यही 1 हमारा 4 के साथ भी है, और 4 किसके साथ है? 4 3 के साथ भी है, 4 4 के साथ भी है। इसका मतलब 1,3 आएगा 4 को अगर हम छोड़ दें, लेकिन 3 तो पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना, तो 1,4 लिखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 का 4 के, अब 1 का 5 के साथ भी है, लेकिन 5 के आगे मैपिंग ही नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब 2 को चलते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 मैप हो रहा 3 के साथ, और 3 मैप हो रहा 1 के साथ भी हो रहा है, 2 के साथ भी हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब 2,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 2, ये मैं नीचे लिख लेता हूं। देखिए 2,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, और 2,3 भी आएगा, है ना, क्योंकि 2 3 के साथ था और 3 1 2 3 के साथ था। अब ये जो 2 है और किसी के साथ नहीं है, 3 भी 3 के साथ है। अब यहां पर आ जाओ, 3 3 के साथ है और 3 1 2 3 के साथ है, इसका मतलब 3 के साथ 1 भी आएगा। देखिए जो एलिमेंट पहले आ गया होगा उसको नहीं लिखेंगे। 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 भी आएगा, और 3 के साथ 3 भी आएगा। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे एसओआर में। देखो किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे हमारे पास ये 1 है, 1 पहले 3 के पास गया, 3 से फिर 1, तो यहां से सीधे अगर आप देखोगे तो ये रिलेशन बनेगी। बस आपको ये वाले एलिमेंट नहीं लिखने, बीच में छोड़ देने। जैसे 1 का 3 के साथ था तो 1 का 3 का 3 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये 3 जितनों के साथ मैप हो रहा है उन सबको लिखेंगे। तो 1,1, 1,2, 1,3, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसका सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्या करो, आपको SOR निकालना है। तो सबसे पहले आप R को लिखो। किस, देखिए जो बाद में दिया उसको पहले लिखना है, तो पहले आप R को लिखो। R क्या है, R के अंदर जो एलिमेंट है उन सबको लिख दीजिए। 1,3, 1,4, 1,5, 2,3 और 3,3। देखिए एक बार एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो फिर सारे क्वेश्चन आगे के अपने आप ही आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ये मैंने पहले R सेट को लिख दिया, R रिलेशन को लिख दिया, फिर मैं S रिलेशन को लिखूंगा। देखिए ध्यान रखना, आपसे अगर SOR पूछा है तो R को पहले लिखना है, S को बाद में लिखना है। अब S को लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 4,3 और 4,4। चलिए अब यहां पर देखो आगे क्या आएगा। अब मुझे यहां पर निकालना है SOR। देखो SOR में क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। यहां से स्टार्ट करो 1,3 पहले एलिमेंट से, यहां से देखो 1,3 है, अब इसका दूसरा एलिमेंट 3 है, अब यहां से इसमें आ जाओ। देखिए यहां पर पहले लिख लो 1,3। अब इसमें देखो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, 3 से स्टार्ट होने वाले ये तीनों हैं, है ना। तो अब क्या करना है, इधर से तो आपने 1 ले लिया, अब 1,3 है, अब यहाँ 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है, तो अब क्या करो 3 को नहीं लेना, बीच वाले को छोड़ना है। देखो 1,3, 1,3 और दूसरा है 3,1, 1,3 और 3,1। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को छोड़ना है, जो बचे हुए उनको लिखना है। समझ में आ गया, तो 1,1 आएगा। सिमिलरली अब देखो 1,3 और यहाँ पर 3,2 है, तो आपको क्या करना है, इन बीच वालों को हटा देना है और 1,2 फर्स्ट और लास्ट को लिख देना है। तो 1,2 आगे चलो, इसी तरह से 1,3 और 3,3 में चलेंगे तो 1,3 आ जाएगा, है ना। और आगे बढ़ो, अब ये 1,3 का काम खत्म हो गया, 3 से कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा। 1,4 देखो, 4 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर 2 हैं, तो 1,4 और 4,3, तो यहां से मिलेगा आपको 1,3 और 1,3 क्योंकि पहले ही आ चुका उसको नहीं लिखेंगे, तो 1,4 यहां से मुझे मिल जाएगा। बात समझ में, देखो ध्यान दो, 1,4 और 4,3 इनमें से बीच वाला हटाना है और 1 और 3 को लिखना है। अब क्योंकि 1 और 3 पहले ही आ चुका तो उसको इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखा। 1,4 और 4,4 बीच वालों को हटा देंगे, 1,4 वो मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते, अब 1,5 देखो जरा, 1,5, लेकिन यहाँ 5 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो इसलिए ये हटा देंगे इसको। 2,3, 2,3, अब 2,3 यहां से 3 से देखो कितने स्टार्ट हो रहे हैं, 3 स्टार्ट हो रहे हैं,
तो 2,3 और 3,1 यानी कि 2,1 बचेगा। देखो कैसे भाई, 2,3 है और यहां पर 3,1 है, तो बीच वालों को अगर आप हटा दें तो 2,1 बचेगा। इसी तरह से 2,3 और 3,2 है, तो 2,2 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा। और आगे बढ़ते, 2,3 और 3,2, 2,3 और 3,3, इनमें से बीच वाले हटा देंगे तो 2,3 आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2,3। और आगे चलते हैं, तो मेरे ख्याल से 3 वाले सब खत्म हो गए। अब 3,3 पे चलते हैं। 3,3 के साथ कौन कौन आएगा, ये सब आएंगे। तो 3,3 के साथ 3,1 भी आएगा और बीच वालों को हटा देंगे तो 3,1 बचेगा। पहले आया तो नहीं आया, तो 3,1। फिर उसके बाद 3,3 को 3,2 के साथ रखेंगे। क्या 3,2 पहले आया, नहीं आया। देखिए 3,3 को 3,2 के साथ रखेंगे तो बीच वालों को हटाने पे 3,2 ही बचेगा। उसके बाद 3,3 को 3,3 के साथ रखेंगे तो यहां पर 3,3 आ जाएगा। ठीक, और मेरे ख्याल से अब कुछ और नहीं बचा है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर चेक कर सकते हैं दोनों तरह में। देखो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 सेम आ रहे हैं सब। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा ज्यादा आसान आपको लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये 3 आपको मैपिंग बनानी पड़ेगी। हालांकि ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो जैसे 1 था, 1 की मैपिंग 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 5 के। तो सबसे पहले 1 की मैपिंग 3 के साथ देखो और 3 की मैपिंग इन तीनों के साथ है, तो इसका मतलब 1 का पेयर इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा। बस रिपीटिंग वाला छोड़ देना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने इसको आपको दोनों मेथड से करा दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको ROSOR से रिप्रेजेंट नहीं करता, देखो ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करता और ROS रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब इस बात को सारा समझिए। देखो अगर मैं यहां पर ROS रिप्रेजेंटेशन का यूज करूंगा, अगर कोई स्टूडेंट ROS रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए जब आप ROS रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं, है ना, ROS का यूज कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना आपको R को पहले लिखना है और S को बाद में लिखना है। जैसे हमने यहां लिखा R को पहले S को बाद में लिखा, है ना। और जब आप SOR का यूज करते हैं तो बाद वाला पहले लिखते हैं, पहले वाला बाद में लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आप देखें तो अगर मैं ROS रिलेशन का यूज करता तो यही आंसर मेरा ROS का आता, यानी कि कहने का मतलब है कि यही आंसर मेरा ROS का आता। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे SOR भी पूछ लें और ROS भी पूछ लें, क्या पूछ लें, ROS, तो क्या आप दोनों का आंसर सेम दोगे, क्या दोनों का आंसर सेम होगा, नहीं होगा सेम। बात समझ में आ रही ना, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बात को समझिए। अगर आप यूज कर रहे हैं SOR का, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन को SOR माना है तो आपका SOR का आंसर यही आएगा जो यहां पर मेरा आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने ROS रिप्रेजेंटेशन को माना है तो आपका ROS का आंसर यही आएगा जो मेरा यहां पर SOR का आया है। अब बात करते हैं चेंज कहां आएगा। मान लो मैं SOR का यूज कर रहा हूं, किसका यूज कर रहा हूं, SOR वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, तो मेरा ये SOR के कॉन्सेप्ट से आंसर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे ROS पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ROS, इसी क्वेश्चन में ROS भी हमसे पूछ लिया जाए, तब क्या होगा जरा ध्यान से समझिए। अगर इसी क्वेश्चन में ROS को पूछ लिया जाए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने वाले नोटेशन के हिसाब से ही चलूंगा और मैं पहले S को लिखूंगा और बाद में R को लिखूंगा, क्योंकि मैं बाद वाला पहले लिखता हूं, पहले वाला बाद में लिखता हूं। तो इसका मतलब मैं पहले ऊपर S को लिखूंगा, नीचे R को लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूंगा। तो मेरा जो आंसर होगा ROS का, वो ये आंसर नहीं आएगा, दूसरा आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर आपको हो गया होगा, आंसर वेरी करेगा। तो इसलिए आप याद रखें, जो भी नोटेशन आप यूज करते हैं ध्यान से यूज करें, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पर ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको यहां पर काफी सारे पार्ट दिए गए हैं। देखिए क्या कहा गया आपसे,
एक आपके पास रिलेशन दे रखी आर और एक रिलेशन दे रखी एस। सबसे पहले तो आपको एस ओ आर निकालना है, एस ओ आर। अब देखो जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड नोटेशन एस ओ आर मान के चल रहे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, आर को पहले लिखेंगे और एस को बाद में लिखेंगे और तब रिलेशन बनाएंगे, क्लियर, तब उसका कंपोजिशन करेंगे। और जो आर ओ एस को मान के चल रहे हैं, जो आर ओ एस को मान के चल रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो पहले वाले को पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए इस बात को अच्छे से आप लोग समझ लिए, और दोनों ही आंसर ठीक होंगे, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें दोनों बातों का। चलिए तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस ओ आर निकालना है, एस ओ आर। तो यहां पर देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट में एस ओ आर फाइंड करना है। तो देखो मैं एस ओ आर यानी कि मैं तो आर को पहले लिखूंगा क्योंकि मैं बाद वाला पहले लिख रहा हूं, है ना, मैं बाद वाला पहले लिख रहा हूं। और जो स्टूडेंट आर ओ एस को स्टैंडर्ड मानेंगे वो क्या करेंगे, जो आर ओ एस को स्टैंडर्ड मानेंगे वो आर को पहले और एस को, वो क्या, देखिए जो आर ओ एस को स्टैंडर्ड मानेंगे वो क्या करेंगे, वो एस ओ आर में एस को पहले और आर को बाद में लिखेंगे, है ना, वो अपने हिसाब से चलेंगे। चलिए तो यहां पर आर के एलिमेंट लिख लेते हैं सारे, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 2, 2। ये आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये तो आर आया, अब मैं यहां पर लिखता हूं एस। पहले मैं आर को लिखूंगा फिर मैं एस को लिखूंगा। एस में क्या क्या आएगा, देखो एस के अंदर है 4, 2, 4, 2, 2, 5, 3, 1 और 1, 3। ये ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 5, 3, 1, 1, 3। अब यहां से मुझे लिखना है, क्या लिखना है, पहला पार्ट मेरा एस ओ आर मुझे लिखना है। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे आर से। देखो इसमें 1, 2 है, क्या यहां पर कुछ 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 5 स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट 1, 5 आएगा, क्योंकि 1, 2 में 2, 5 में बीच वाला 2 गायब हो जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। फिर 2 से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका काम खत्म हो गया। 3, 4, 3, 4 देखिए, क्या यहाँ 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3, 4, 4, 2 यानी कि 3, 2 बचेगा, बीच वाला 4, 4 जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा। 2, 2 यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये वो स्टार्ट हो रहा है 2, 5, तो यानी कि 2, 2 में 2 हट जाएगा, 2, 5 आ जाएगा, और कुछ नहीं बचा। ये आंसर आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया और यही आपका क्या है, आंसर। अब अगर इसी पार्ट को जो स्टूडेंट दूसरी नोटेशन यूज कर रहा है वो एस को पहले लिखे और आर को बाद में लिखे और उसके बाद अपना आंसर लिखे, उनका आंसर भी ठीक ही होगा। बात अलग है कि हो सकता है कि ये आंसर ना हो, अलग हो, लेकिन ठीक होगा। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आर ओ एस। अब देखो इसमें आर ओ एस पूछ लिया है ना, आर ओ एस यहां पर पूछ लिया, तो मैं तो अपनी नोटेशन के हिसाब से चलूंगा, तो मैं पहले एस को लिखूंगा और बाद में आर को लिखूंगा, जबकि जो दूसरी नोटेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है वो आर को पहले लिखेंगे और एस को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर चलिए मैं एस को पहले लिख लेता हूं। एस क्या है, 4, 2, 2, 5, 3, 1 और 1, 3, है ना, 4, 2, 2, 5, 3, 1, 1, 3। आर में क्या क्या आ रहा है, आर भी लिख लेते हैं। देखिए आर में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 2, 2। अब यहां से मैं लिखूंगा अपना आंसर, मुझे लिखना है क्या, आर ओ एस, है ना। देखिए क्या क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। 4, 2, क्या यहाँ 2 से कुछ स्टार्ट है, हाँ 2, 2, तो इसका मतलब 2 तो गायब हो जाएगा, बीच वाला गायब हो जाएगा, तो 4, 2 बचेगा। और कोई तो 2 से स्टार्ट नहीं है, नहीं है। 2, 5, क्या यहाँ 5 से कुछ स्टार्ट है, देखो 2, 5 और यहाँ 5 से कुछ स्टार्ट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 3, 1, क्या 1 से कुछ स्टार्ट है, हाँ 1, 2, तो 3, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ और तो नहीं है 1 से स्टार्ट। 1, 3 से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है 3, 4, तो 3 हट जाएगा, 4 आ जाएगा।
जरा चेक करो क्या ये दोनों आंसर सेम है क्या? सेम नहीं है, सेम नहीं है, आप देख सकते हैं सेम नहीं। तो अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि दोनों नोटेशन में अंतर है, दोनों नोटेशन में अंतर है। अगर आप स्टैंडर्ड SOR को मान के चलते हैं तो आपको R पहले और S बाद में लिखना पड़ेगा, यानी कि बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखना पड़ेगा। तो मैंने R को पहले लिखा, S को बाद में लिखा। पर अगर आप ROS को स्टैंडर्ड मानते हैं तो आप R को पहले वाले को पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता, इसके अकॉर्डिंग ROS के, तो मैं इस वाले केस में भी S को पहले लिखता और R को बाद में लिखता, तो मेरा आंसर इसका ये वाला आता। बात समझ में आ रही? अगर मैं ROS के नोटेशन से चलता तो SOR का आंसर ये आता और ROS का आंसर ये आता। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों नोटेशन से फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ROR। अब देखो इस बार R का रिलेशन R के साथ ही करना है, तो आपको R को ही 2 बार लिखना है। अब क्योंकि R तो सेम है, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। थर्ड पार्ट में ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ROR। तो आप यहां पर क्या करेंगे, R को लिखेंगे और S को लिखेंगे, सॉरी R को लिखेंगे और फिर से R को ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बार R ही है, दोनों बार क्या है, R है। तो यहां पर चलिए मैं लिख लेता हूं, जरा देखो ध्यान से। देखिए R में क्या 1 2 3 4 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 2 2 1 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 2। ठीक है, यहां पर भी आएगा, सेम आएगा यहां पर भी 1 2 3 4 एंड 2 2। चलिए अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, ROR, ROR है ना। तो ROR में देखिए क्या एलिमेंट आएंगे, यहां से स्टार्ट करो 1 2, क्या यहां से 2 कुछ स्टार्ट है तो 2 बीच का हट जाएगा, 1 2 आ जाएगा। 3 4 4 से स्टार्ट है क्या, नहीं है, तो इससे कुछ नहीं आएगा। 2 2 2 से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, तो 2 2 से 2 2 ही आ जाए, बस हो गया खत्म, और कुछ नहीं आएगा, है ना। देखो 1 2 से 1 2 और यहाँ 2 से स्टार्ट था ये, तो 1 2 ही आएगा, 2 हट जाएगा बीच का। 3 4 4 से यहाँ कुछ स्टार्ट नहीं है, आएगा ही नहीं। 2 2 2 से यहाँ स्टार्ट है तो 2 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ROR, जिसको आप R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी सभी को समझ में आ गया हो। आगे चलते देखिए, ROR के बाद हमारे पास, अब देखो यहाँ 3 बार लिखा ROR है ना। अब इसको कैसे करें, तो देखिए इसको आप ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ROR 3 बार लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर OR, है ना। पहले वाले 2 को क्या लिख सकते हैं हम, R स्क्वायर, है ना। बाद वाले को भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन दोनों से आंसर अलग अलग आते हैं, ये भी ध्यान रखना, लेकिन ले किसी को भी सकते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान दो, अब R स्क्वायर OR, अब हम अपनी नोटेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो बाद वाले R को पहले लिखेंगे, बाद वाले R को पहले लिखेंगे, है ना। बाद वाला R क्या है, R 1 2 1 2 3 4 और 2 2, ये तो हमने बाद वाला लिखा। और जो पहले वाला R स्क्वायर है इसको बाद में लिखेंगे, तो R स्क्वायर में क्या क्या है, 1 2 और 2 2। देखिए यहां पर आंसर जरूर वेरिएशन में आए, आंसर में वेरिएशन जरूर आएगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन आपका मेथड ठीक होना चाहिए करने का। तो यहां पर देखिए अब जरा हमारे पास जो ROR है उसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो जरा यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 2 और यहां 2 से स्टार्ट है, 2 2 स्टार्ट है, तो यानी कि पहला एलिमेंट तो 1 2 ही आ जाएगा। 2 से कुछ और स्टार्ट नहीं है, 3 4 4 से कुछ स्टार्ट नहीं है, 2 2 तो 2 2 फिर से 2 2 ही आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ROR, यानी कि इसी को हम कहते हैं R क्यूब, इसको हम क्या कह सकते हैं,
r की पावर 3, तो r की पावर 3 में 1 2 और 2 2 ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट देखो। अब यहां पर, अब ये मैं बस आपको समझा देता हूं, ROSOR, ROSOR इसको कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान देना। ये हमारा थर्ड पार्ट था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था, और यहां पर देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है। फिफ्थ पार्ट है आपका ROSOR, ROSOR। देखो सीधी सी बात है, ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है SOR, इसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप पहले लिखेंगे, और SOR आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट आएंगे। दूसरा, जो ये पहला वाला R है, इसको आप बाद में लिखेंगे, है ना, और उसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, जैसे हम अभी तक कंबाइन करते आ रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप सिक्स्थ पार्ट में देखो, सिक्स्थ में क्या कहा गया, ROSOR, ROS, इस बार ये अलग है और यहां पर R अलग है, ऐसा ही है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले देखो बाद में ये वाला R आ रहा है ना, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे, और उसके बाद कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इनको कंप्लीट कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, है ना, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और यहां पर एक कंपोजिशन की इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए क्या है, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू द सेट B। हमारे पास R एक रिलेशन है जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है, एंड S एक रिलेशन है जो कि सेट B से सेट C में डिफाइन है, S। देन SOR का इनवर्स इक्वल टू R इनवर्स OS इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है, जिसको हम रिवर्सल लॉ इन कंपोजिशन रिलेशन भी कहते हैं। देखिए कैसे प्रूव होगा, जरा ध्यान दें। हमें क्या करना है यहां पर, देखिए सीधे हम यहां पर क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो। R जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक है, A से B, और S जो है वो B से C। देखो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं, लेट, मान लेते हैं ये देखो SOR का इनवर्स है, मान लेते हैं लेट C, A एक एलिमेंट है या एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि SOR इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। देखो अब जरा ध्यान से समझिए, A, C बिलोंग करता है SOR को, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इस SOR का इनवर्स कर दूं तो इसके इनवर्स के अंदर A, C आ जाएगा, सॉरी C, A आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर एक C, एलिमेंट को SOR के अंदर क्या कर लिया, कंसीडर्ड कर लिया। अब आगे देखो जरा, यानी कि C, A SOR इनवर्स के अंदर लाई करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि A, C बिलोंग करेगा SOR को, A, C किसको बिलोंग करेगा, SOR को बिलोंग करेगा। दूसरा, यहां पर अब देखो, मान लेते हैं फॉर सम B बिलोंग्स टू सेट B, है ना, फॉर सम B बिलोंग्स टू सेट B, हमने क्या करा, एक सेट B का एलिमेंट भी कंसीडर कर लिया B, क्योंकि यहां पर हमारे पास तीन सेट है A, B, C। सीधी सी बात है, जो A है वो सेट A से आएगा, जो C है वो सेट C से आएगा, तो हमने क्या करा, सेट B में एक एलिमेंट मान लिया B, है ना, फॉर सम B बिलोंग्स टू सेट B सच दैट, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, देखो सच दैट, अब ये जो A, C था ये तो SOR में बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि B सेट B में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो A, B होगा वो तो बिलोंग करेगा, देखिए A, B किसको बिलोंग करेगा, हाँ A, B। अब जरा ध्यान दो, A, B ये कौन से सेट को बिलोंग करेगा, कौन से रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो A, B बिलोंग करेगा R को, एंड और जो हमारा B, C होगा वो बिलोंग करेगा S को, है ना, A, B बिलोंग करेगा R को, और अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, देखिए ऑर्डर को क्या कर दें, चेंज कर दें, कैसे,
जैसे ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी कॉमा ए आर इनवर्स को बिलोंग करे, एंड बी कॉमा सी यानी सी कॉमा बी एस इनवर्स को बिलोंग करेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, क्योंकि हमें क्या एस इनवर्स को बाद में ले जाना, तो हमें उसको पहले लिखना, इसको पहले और इसको बाद में लिखते हैं। देखिए क्यों, सी कॉमा बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब जरा यहां से ध्यान से देखो, जरा देखो यहां पर क्या है, सी कॉमा बी एस इनवर्स को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। आपको मालूम है हम बाद वाले को पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं, है ना। तो यहां से क्या हम ये कह सकते हैं, देखो सी कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो इसमें पहला एलिमेंट सी है और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, ए है ना। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा ए बिलोंग्स टू, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, कंपोजिट रिलेशन बना दें, दोनों का क्या बना दें, कंपोजिट रिलेशन, तो सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझो। हमने क्वेश्चन को, थ्योरम को स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, हमने माना था कि सी कॉमा ए जो है वो इसकी लेफ्ट साइड के अंदर है ना, लेफ्ट वाले पार्ट के क्या है, अंदर है। ठीक, हम यहां से स्टार्ट किए थे, सी कॉमा ए को हमने एस ओ आर इनवर्स में बिलोंग कराया था। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि अगर सी कॉमा ए इसके इनवर्स में है तो ए कॉमा सी एस ओ आर में होगा। अब अगर ए कॉमा सी एस ओ आर में है तो हमने एक एलिमेंट मान लिया बी जो कि सेट बी में होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का है और सी एलिमेंट सेट सी का है, तो हमने बी सेट का भी एक एलिमेंट ले लिया बी। तो जब हम बी सेट का एक एलिमेंट ले लेंगे बी, तो सीधी सी बात है ए का पेयर बी के साथ बनेगा और बी का पेयर सी के साथ भी बनेगा, क्योंकि बी सेट बीच में आता है। ठीक है, तो ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी एस में है। अब इसको मैं अगर ऑर्डर को चेंज कर दूं, बी कॉमा ए कर दूं, तो ये इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए उसके इनवर्स में होगा। सिमिलरली यहां पर भी चेंज कर दिया। अब इस वाली चीज को मैंने पहले लिखा और इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो इसका मतलब सी कॉमा बी एस इनवर्स में है और बी कॉमा सी आर इनवर्स में है। तो यहां से अगर आप इन दोनों को कंपोजिट रिलेशन बनाओ, तो कंपोजिट रिलेशन में बीच वाला बी तो हट जाएगा और ए और सी का पेयर बन जाएगा। ए और सी का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। देखो ये, तो इसका मतलब सी कॉमा ए किस में बिलोंग करेगा, बाद वाले को आप पहले लिखते हैं, पहले वाले को आप बाद में लिखते हैं, तो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। अब यहां पर जरा ध्यान दे, क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और हमने माना था कि सी कॉमा ए इसमें बिलोंग कर रहा है, और हमने प्रूव कर दिया कि सी कॉमा ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हैंस ये दोनों क्या है, बराबर है। हैंस एस ओ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। देखिए बराबर क्यों है, क्योंकि हमने जो कंसीडर किया था वो लेफ्ट में किया था और हमने प्रूव कर दिया कि वो राइट में भी है, यानी कि जो एलिमेंट लेफ्ट में है वही एलिमेंट राइट में है। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। और यहां पर हमारी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाती है ना। यहां से हमारी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं अपने आप भी। देखो क्या है, यहां पर एक सेट दे दिया ए आपको, इनके अंदर दो रिलेशन दे दी आर और एस, और आपको ये वेरीफाई करना है। ये क्या करना है, वेरीफाई। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले आप इसमें एस ओ आर, मैं LHS फाइंड कर लेता हूं। एस ओ आर, देखो एस ओ आर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एस ओ आर के लिए आपको आर पहले लिखना पड़ेगा और एस बाद में लिखना पड़ेगा, तो यहां पर ऑलरेडी हमारा आर पहले और एस बाद में है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कॉमा ए से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ए कॉमा ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ए बी, तो बीच वाला एलिमेंट तो हट जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर बी से स्टार्ट हो रहा, बी कॉमा ए, और यहाँ पर ए कॉमा बी, तो ए हट जाएगा, बी कॉमा बी आ जाएगा। फिर बी कॉमा बी से देखते हैं, बी कॉमा बी, यहाँ से बी कॉमा ए स्टार्ट हो रहा है तो बी कॉमा ए आ जाएगा, बी कॉमा ए आ जाएगा, और ये भी यहाँ से बी कॉमा बी आएगा, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये एस ओ आर आ गया। अब इसका क्या करो, इनवर्स कर दो। तो अगर एस ओ आर में ये आ रहे तो इनवर्स में इन ऑर्डर पेयर को क्या कर दो, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, यानी कि बी कॉमा ए आ जाएगा, और बी कॉमा बी का ऑर्डर चेंज करेंगे, बी कॉमा बी ही आएगा।
और ये ए कॉमा बी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये तो हमारा एलएचएस हो गया। अब हम चलते हैं आरएचएस पे। किस पे चलते हैं? आरएचएस पे। देखो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है आर इनवर्स एस इनवर्स, है ना। तो इसमें हमें एस इनवर्स को पहले लिखना पड़ेगा। अब एस इनवर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो एस में दे रखे हैं उनको ऑर्डर चेंज कर दो। तो इसमें आएगा बी कॉमा ए कॉमा बी, और बी कॉमा बी का तो बी कॉमा बी ही रहेगा, है ना। फिर आप लिखो इसमें आर इनवर्स, जो पहले वाला उसको बाद में लिखो। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? आर इनवर्स के अंदर ए कॉमा ए का ऑर्डर चेंज करोगे ए कॉमा ए ही आएगा, इसका ऑर्डर चेंज करोगे ए कॉमा बी आ जाएगा, और इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो बी कॉमा बी ही आएगा। अब यहां से दोनों रिलेशन को कंपोजिट कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंपोजिट करोगे तो एस आर इनवर्स ओ एस इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो बी कॉमा ए से क्या स्टार्ट हो रहा है? ए कॉमा ए, तो यानी कि बी कॉमा ए तो इसमें आएगा। ए से कुछ और भी स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, तो बी कॉमा ए कॉमा बी, इसका मतलब बीच वाला हट जाएगा, बी कॉमा बी आ जाएगा। ठीक, और कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा। ए कॉमा बी, यहां पर बी से क्या स्टार्ट हो रहा है? बी कॉमा बी, तो इसका मतलब बी हट जाएगा, ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा बी आ गया। उसके बाद बी से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा। बी कॉमा बी से बी कॉमा बी स्टार्ट हो रहा है, तो लेकिन फिर से बी कॉमा बी आएगा, और वो तो पहले ही आ चुका है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या ये दोनों सेम है? देखो बी कॉमा बी, ए कॉमा बी बिल्कुल सेम है। तो यहां पर आप इसको चाहे तो इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि एस ओ आर का जो इनवर्स है वो आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना। ठीक है ना। तो यहां पर ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहां पर हमारा जो कंपोजिट रिलेशन वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक है कंपोजिट रिलेशन, जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा रिलेशन को क्या करना है? कंपोजिट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अगर आप स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन SOR यूज कर रहे हैं तो आप बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखेंगे और उसके बाद कंपोजिट कर देंगे। और अगर आप ROS का यूज कर रहे हैं तो आप पहले वाले को पहले ही लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे और उसके बाद उसका कंपोजिट कर देंगे। दोनों ही तरीके आसान है, जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन SOR वाला ज्यादा यूज होता है। अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर SOR वाले को ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इन दोनों को आप करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।